ऑल राइट, हाय एवरीवन। अभी हम अपना प्रोजेक्शन मैट्रिक्स का लेक्चर वापस से कंटिन्यू करेंगे, पर उससे पहले मुझे जो चीज़ें रिक्वायर्ड है लास्ट लेक्चर से वो वापस से एक बार रिकलेक्ट करते हैं। हमने R3 स्पेस में अपना सारा विजुअलाइजेशन किया था, राइट। आपके पास 3 एक्सिस थे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये रहा आपका ओरिजिन। और आपका R3 स्पेस एक खुद एक वेक्टर स्पेस होता है। ये हमने स्टार्टिंग के लेक्चर में ही हमेशा एज अ फैक्ट एक्सेप्ट किया है, क्योंकि हमने प्रूव भी किया था अपने स्टार्टिंग के लीनियर अलजेब्रा के लेक्चर्स में कि आपका R3 स्पेस एक वेक्टर स्पेस होता है। ओके, तो मैंने आपके साथ एक लीनियर सिस्टम से स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में, और ये मैंने एक एग्जांपल लिया था। इस एग्जांपल में अगर आप देखोगे, आपके ए मैट्रिक्स में 2 वेक्टर्स हैं और आपके पास यहाँ पे एक बी वेक्टर है। ये तीनों वेक्टर्स में अगर आप देखोगे, तीनों वेक्टर्स में 3 कंपोनेंट्स हैं सर। ऐसा क्यों? कि आप R3 स्पेस में एग्जांपल कंसिडर किए हो, राइट। आपके R3 स्पेस में जो कोई भी वेक्टर आप बनाओगे उसमें 3 कंपोनेंट्स ही होगा। ओके, ये 2 वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये हमने चेक कर लिया था लास्ट लेक्चर में ही। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों वेक्टर्स के हेल्प से आपका बेसिस बना सकते हो, और ये बेसिस जिस वेक्टर स्पेस के लिए, उस वेक्टर स्पेस को मैं एस नाम दे रहा हूं। तो आपने आपका एक बेसिस का सेट बना दिया। ये एस क्या है सर? ये एस वेक्टर स्पेस जो है वो है एक्स वाई प्लेन, मतलब z इक्वल टू 0 प्लेन। ठीक है, आपका एस एक वेक्टर स्पेस है। तो आप समझने की कोशिश करिए, आप एस को आपका सबस्पेस भी बुला सकते हो ऑफ R3। क्यों? क्योंकि R3 एक खुद एक वेक्टर स्पेस है। उस वेक्टर स्पेस का एक सबसेट है एस, जो खुद एक वेक्टर स्पेस है, तो इसे हम सबस्पेस भी बुला सकते हैं। ओके, अगर मैं आपसे पूछूंगा क्या प्रोजेक्शन मैट्रिक्स बना सकते हैं क्या, तो हाँ मुझे बोलोगे हाँ मैं बना सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास ये फॉर्मूला है। आप इन वेक्टर्स को के ए मैट्रिक्स में रख सकते हैं, आपके बेसिस वेक्टर्स को आपके ए मैट्रिक्स में रख सकते हैं, और आपके इस फॉर्मूला की हेल्प से आप आपका प्रोजेक्शन मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल वो कैलकुलेशन में अवॉइड कर रहा हूं, ये है वो प्रोजेक्शन मैट्रिक्स। ओके, अगर मैं आपसे पूछूंगा ये प्रोजेक्शन मैट्रिक्स कौन से वेक्टर स्पेस को स्पैन करता है सर, ठीक है, तो आपको समझ आना चाहिए कि ये प्रोजेक्शन मैट्रिक्स जिस वेक्टर स्पेस को स्पैन करता है, फिर ये कॉलम स्पेस ऑफ प्रोजेक्शन मैट्रिक्स इज सेम एक्स वाई स्पेस, मतलब यही ये एस जो वेक्टर स्पेस है वही वेक्टर स्पेस आपका प्रोजेक्शन मैट्रिक्स का भी है। ये हमने एक क्वेश्चन के थ्रू भी डेवलप किया था सर कॉन्सेप्ट, ये हमने एक क्वेश्चन के थ्रू भी डेवलप किया था अपना कॉन्सेप्ट। ओके, मैं थोड़ा जगह यहाँ पे बचा रहा हूँ। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि मुझे बताइए आई माइनस पी मैट्रिक्स कैसा दिखाई देगा, तो आई माइनस पी मैट्रिक्स आपको समझ आना चाहिए। अगर आपका पी मैट्रिक्स 3x3 का है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आप 3x3 का लीजिएगा, ठीक है। तो आपका रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स बनेगा वो भी 3x3 का ही बनेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा होता है सर? सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं, राइट। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस प्रोजेक्शन मैट्रिक्स करोगे, तो ये रहा आपका वो नया मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स के हेल्प से जो आपका वेक्टर स्पेस बनेगा, या फिर इस मैट्रिक्स का कॉलम स्पेस कौन सा होगा अगर मैं आपसे पूछूंगा, तो आपको समझ आना चाहिए कि यहाँ पे सिर्फ यही वेक्टर मेरे लिए मैटर करता है। तो एक वेक्टर के हेल्प से जो आपका वेक्टर स्पेस बनाओगे वो क्या होगा सर? एक लाइन होगा। तो ये कौन सा लाइन होगा इस R3 स्पेस में? तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये वेक्टर, ठीक है, ये एक वेक्टर है, इसके हेल्प से आप एक आपका वेक्टर स्पेस बनाने वाले हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये है वो वेक्टर स्पेस, यहाँ पे अल्फा का कोई भी रियल वैल्यू अलाउड है, ये है वो वेक्टर स्पेस। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि ये वेक्टर स्पेस लाइन है, ये तो हमें समझ में आया, पर इस R3 स्पेस में हम बता सकते हैं कहाँ पे होगा। तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये Z एक्सिस पूरा का पूरा, ये Z एक्सिस है वो वेक्टर स्पेस, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे आप सिर्फ Z का डिस्टेंस ट्रेवल करने वाले हो। Z का यहाँ पे कोई भी रियल वैल्यू रखो, उसके हिसाब से यहाँ पे सिर्फ चेंजेस होंगे, मतलब आपका वेक्टर का लेंथ Z एक्सिस में ही सिर्फ वेरी करेगा। तो अभी मुझे समझ में आया कि मतलब ये पर्टिकुलर मैट्रिक्स जो वेक्टर स्पेस स्पैन करेगा वो आपका Z एक्सिस होगा, या फिर Z एक्सिस स्पेस होगा। ओके, इतना भी मैं समझ गया हूं। तो
अभी थोड़ा सेंस बनाते हैं चीजें में, अभी थोड़ा सेंस बनाते हैं चीजों में। अगर मैं अपने प्रोजेक्शन मैट्रिक्स से इस बी वेक्टर को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, आपको आपका एक वेक्टर मिलेगा। उसे मैं, ये वेक्टर कहाँ पे होगा सर, आपके एक्स वाई प्लेन में होगा, क्योंकि पी मैट्रिक्स कहाँ पे प्रोजेक्ट करता है सर, एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्ट करता है, राइट। तो ये आपका पी बार वेक्टर भी आपको एक्स वाई प्लेन में मिलेगा। आप यहाँ पे सेंस ही बना सकते हैं, राइट। एक्स वाई प्लेन मतलब क्या, जिसमें एक्स का कोई भी रियल वैल्यू अलाउड है, वाई का कोई भी रियल वैल्यू अलाउड है, और जेड का वैल्यू जीरो होगा। तो आप देख सकते हो ये पी बार वेक्टर में जेड का वैल्यू जीरो है, और यहाँ पे कोई तो दो रियल वैल्यूज है, ठीक है। इनफैक्ट आप यहाँ पे कोई दूसरा वेक्टर भी सोच सकते थे आपका बी, फॉर एग्जाम्पल मैं इस बी वेक्टर के जगह ये सोच रहा हूँ 1 2 3। तो जब भी आप 1 2 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे आपके प्रोजेक्शन मैट्रिक्स को, ये फॉर एग्जाम्पल इस प्रोजेक्शन मैट्रिक्स को मैं बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बी वेक्टर से, तो आपका जो नया वेक्टर मिलेगा वो कौन सा वेक्टर होगा सर, यहाँ पे बनाते हैं। अगर आप इस वेक्टर का इस वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट लोगे 1 आएगा, राइट आंसर 1। अगर आप इस वेक्टर का इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे 2 आएगा आंसर। आप चेक कर सकते हैं मैन्युअली बाद में। अभी आप इस वेक्टर का इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो क्या आएगा आंसर, 0 आएगा आंसर। तो आप देख सकते हो जब भी मैं कोई भी बी वेक्टर से कोई भी बी वेक्टर से के प्रोजेक्शन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूंगा, कोई भी बी वेक्टर यहाँ पे हो सकता है, आपका जो नया पी बार वेक्टर बनेगा ना, उसमें यहाँ पे हमेशा जेड का वैल्यू 0 होने वाला है। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि ये प्रोजेक्शन मैट्रिक्स जिस वेक्टर स्पेस पे उसे प्रोजेक्ट करता है आपके बी वेक्टर को, वो होता है एक्स वाई स्पेस, जहां पे जेड का वैल्यू 0 होता है, राइट। इतना पार्ट मेरे हिसाब से आप समझ पा रहे हैं, ओके। अभी वापस से शुरू करते हैं, धीरे धीरे जाते हैं, ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं इस बी वेक्टर को अपने इस मैट्रिक्स के साथ अगर मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे देखना है क्या ये जेड एक्सिस स्पेस पे उसे प्रोजेक्ट करेगा क्या, मतलब इस बी वेक्टर का प्रोजेक्शन इस वेक्टर स्पेस पे आएगा क्या, एक बार चेक करते हैं। जैसे अगर आप देखोगे, अगर आप मैन्युअली भी देख सकते हैं, अगर मैं बी से मल्टीप्लाई करूंगा 1 1 1, ठीक है, इस वेक्टर का इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, इस वेक्टर का इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, इस वेक्टर का इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट -1 आएगा। तो आप देख सकते हो कि आपका जो थियरी है वो सच है कि हाँ ये पर्टिकुलर मैट्रिक्स का कॉलम स्पेस जेड एक्सिस है, इसलिए मैंने इस मैट्रिक्स के साथ जब भी आपने बी वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन जेड एक्सिस पे आया सर, जेड एक्सिस पे आया, जहां पे एक्स का वैल्यू 0 है, वाई का वैल्यू 0 है, सिर्फ जेड का कोई भी रियल वैल्यू अलाउड है। यहाँ पे इनफैक्ट आप कोई भी दूसरा वेक्टर भी सोच सकते हैं बी, यहाँ पे इनफैक्ट आप अगर आप कोई भी दूसरा वेक्टर बी भी लोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस वेक्टर के जगह 1 2 3 ये सोचते हैं 1 2 3, तो आप देखिए आपका आंसर क्या आएगा। स्टार्टिंग के दो टर्म्स तो 0 ही आने वाले हैं, लास्ट का टर्म -3 आने वाला है। आप चेक करिए 0, ये वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, ये वेक्टर का ये वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, ये वेक्टर का ये वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट -3 आएगा। तो आप देख सकते हो सिर्फ जेड का डिस्टेंस आप ट्रेवल कर रहे हो, ओके। तो हमारा थियरी सही है, हमारा थियरी सही है। थियरी क्या है कि प्रोजेक्शन मैट्रिक्स एक्स वाई स्पेस पे प्रोजेक्ट कर रहा है, ठीक है, और आपका आई माइनस प्रोजेक्शन मैट्रिक्स आपका जेड एक्सिस पे प्रोजेक्ट कर रहा है। या फिर आप ऐसा देख सकते हैं क्या इसे, कि आपका आई माइनस पी मैट्रिक्स जिस वेक्टर स्पेस पे प्रोजेक्ट कर रहा है वो वेक्टर स्पेस परपेंडिकुलर टू एक्स वाई स्पेस है, राइट। क्योंकि अगर आपका एक्स वाई प्लेन को परपेंडिकुलर होता है, राइट, जेड एक्सिस एक्स वाई प्लेन को परपेंडिकुलर होता है आपका जेड एक्सिस। आप समझ पा रहे हो क्या। और यहाँ पे एक और चीज नोट करना है, एक और चीज नोट करना है कि आपका प्रोजेक्शन मैट्रिक्स, आपका ये प्रोजेक्शन मैट्रिक्स जिस वेक्टर स्पेस पे उसे प्रोजेक्ट कर रहा है, कि वो उस वेक्टर स्पेस का डायमेंशन क्या है सर, उस वेक्टर स्पेस का डायमेंशन क्या है। आप देख सकते हैं कि आपका प्रोजेक्शन मैट्रिक्स का वेक्टर स्पेस एस ही है सर, और एस में कितने बेसिस थे, एस में कितने बेसिस थे, इसके बेसिस में 2 वेक्टर्स थे,
राइट। आपके प्रोजेक्शन मैट्रिक्स का जो वेक्टर स्पेस है वो एस ही है, और एस कितने बेसिस वेक्टर के साथ बना है? 2 वेक्टर के साथ बना है। तो मतलब आपका मेरा प्रोजेक्शन मैट्रिक्स 2 डायमेंशनल है सर। राइट। आप देख सकते हो कि आप यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपने एक्स का कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल करने अलाउ किया है, वाई का कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल करने अलाउ किया है, जेड का सिर्फ डिस्टेंस ट्रेवल करना अलाउ नहीं है। राइट। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं एक्स वाई स्पेस मतलब क्या? एक्स का भी कोई डिस्टेंस अलाउड है, वाई का भी कोई भी रियल वैल्यू अलाउड है। मतलब आप 2 डायमेंशनल स्पेस में उसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मतलब ये 2 डायमेंशनल सब स्पेस है। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूंगा ये जो वेक्टर स्पेस बनाएगा ये मैट्रिक्स, वो वेक्टर स्पेस का डायमेंशन क्या है? आप देख सकते हो एक एक वेक्टर के हेल्प से जो आपका वेक्टर स्पेस बनेगा वो क्या होगा? एक लाइन होगा। तो ये जो वेक्टर स्पेस है वो 1 डायमेंशनल स्पेस है। क्या मैं आपको डायरेक्टली बाद में जब भी हम कुछ फॉर्मूलाज भी डिस्कस करेंगे, मेरे को कॉलम स्पेस, नल स्पेस, ठीक है, लेफ्ट नल स्पेस, बहुत कुछ डिस्कस करना है। अभी हम डायरेक्टली हमारे पास एक फॉर्मूला भी होगा, पर अभी आप मैं चाहता हूं कि मैं विजुअलाइज कर पाए, आप विजुअलाइज कर पाए। आप देख सकते हो प्रोजेक्शन मैट्रिक्स में कितने वेक्टर्स हैं सर? आपके प्रोजेक्शन मैट्रिक्स में, आपके प्रोजेक्शन मैट्रिक्स में 2 वेक्टर्स हैं, नॉन जीरो वेक्टर्स। ये 2 नॉन जीरो वेक्टर्स अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो ये प्रोजेक्शन मैट्रिक्स का जो वेक्टर स्पेस होगा वो 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होगा। राइट। राइट। ये 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। इस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही नॉन जीरो वेक्टर है, कॉलम वेक्टर। तो इस मैट्रिक्स का जो वेक्टर स्पेस होगा या फिर कॉलम स्पेस होगा वो 1 डायमेंशनल स्पेस होगा। राइट। मेरे हिसाब से आप इतना पार्ट अप्रिशिएट कर पा रहे हो और आपको इसमें डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए। ओके। बस मैं चाहता हूं कि ये चीजें आप नोट कर लीजिए, और आपको ये भी नोट करना मैं चाहता हूं कि आप नोट किए कि आपके किसी भी बी वेक्टर को अगर आप आई माइनस पी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो वो जो वेक्टर स्पेस पे प्रोजेक्ट कर रहा है ना, इस मतलब ये जो वेक्टर स्पेस पे प्रोजेक्ट हो रहा है, जैसे इस वेक्टर स्पेस को मैं क्या बोल सकता हूँ? ये वाला वेक्टर स्पेस को मैं क्या बोल सकता हूँ? इसे मैं बोल सकता हूँ कि ये क्या आपका क्यू बार वेक्टर बिलोंग्स टू परपेंडिकुलर वेक्टर स्पेस ऑफ एस, और आपका पी वेक्टर बिलोंग्स टू एस। मतलब आपका प्रोजेक्शन मैट्रिक्स अगर एस वेक्टर स्पेस पे प्रोजेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो आपका आई माइनस पी मैट्रिक्स किसी भी वेक्टर को कहां पे प्रोजेक्ट करेगा सर? इसके परपेंडिकुलर वेक्टर स्पेस पे। ओके। ये एज अ प्रॉपर्टी भी आप बाद में देख सकते हैं यहाँ पे, इसका एक्चुअली एक प्रॉपर्टी भी है। एक मिनट रुकिए। यहाँ पे ओके, यहाँ पे देखिए, गिवन एन ऑर्थोगोनल प्रोजेक्टर पी, मतलब ये प्रोजेक्शन मैट्रिक्स आप देख सकते हो एन क्रॉस एन का है। ये ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, इसे प्रोजेक्शन मैट्रिक्स ही बोलते हैं, कभी कभी ऑर्थोगोनल प्रोजेक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन लेने के लिए हेल्प करता है। एसोसिएटेड कॉम्प्लीमेंट्री प्रोजेक्टर इज डिफाइंड एज, मतलब अगर आप उसके कॉम्प्लीमेंट्री स्पेस पे अगर प्रोजेक्ट करना चाहते हो किसी वेक्टर को, तो वो इस मैट्रिक्स की हेल्प से बनता है। ठीक है। अगर आप अगर आप आपके बी वेक्टर को अगर आप आपके बी वेक्टर को आपके एस स्पेस पे प्रोजेक्ट करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोजेक्शन मैट्रिक्स को बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आपके बी वेक्टर को अगर आप एस के परपेंडिकुलर स्पेस पे प्रोजेक्ट करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है? आई माइनस प्रोजेक्शन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है आपके बी वेक्टर को। बस इतना सा मतलब है। और बाकी ये वाला प्रॉपर्टी तो हमने पहले ही देख लिया है, और अभी तक मैंने आपके साथ ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है, वो डिस्कस नहीं किया है, पर अभी के लिए आप इसे नोट कर सकते हैं। इन तीनों प्रॉपर्टीज को आप नोट करके आपके नोटबुक में रख सकते हैं। ओके। ओके। अभी हम आगे बढ़ने से पहले मुझे आपको और एक टॉपिक पढ़ाना है, वो है नल स्पेस ऑफ प्रोजेक्शन मैट्रिक्स। ठीक है। वैसे मैं बहुत चीजें डिस्कस करने वाला हूँ, कॉलम स्पेस, लेफ्ट नल स्पेस, ऐसे बहुत सारे स्पेसेस डिस्कस करने वाला हूँ, पर वो कुछ टाइम बाद डिस्कस होगा।
पर अभी मैं आपको एक झलक देना चाहता हूँ कि नल स्पेस ऑफ प्रोजेक्शन मैट्रिक्स है क्या, क्योंकि अभी हम प्रोजेक्शन मैट्रिक्स डिस्कस कर ही रहे हैं। तो नल स्पेस ऑफ प्रोजेक्शन मैट्रिक्स है क्या, ये हमें डिस्कस करना है। ओके, तो एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। जैसे हमारे पास लास्ट एग्जांपल में हमारे पास एक प्रोजेक्शन मैट्रिक्स था। ये था वो प्रोजेक्शन मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 0। इस प्रोजेक्शन मैट्रिक्स के हेल्प से जो आपका वेक्टर स्पेस स्पैन कर रहे थे, वो कौन सा वेक्टर स्पेस था सर? वो आपका एक्स वाई प्लेन था। पर अगर आपको नहीं पता हो, कोई नहीं बताए, सिर्फ ये प्रोजेक्शन मैट्रिक्स दे दे, तो भी आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे निकाल सकते हैं। जैसे आपको क्या देखना है सर? सबसे पहले तो यहाँ पे आपके पास कॉलम वेक्टर्स हैं, ये आपको पहचानना है कि ये आपका एक कॉलम वेक्टर है, ये आपका दूसरा कॉलम वेक्टर है। तीसरा कॉलम वेक्टर का कोई यूज नहीं, क्योंकि वो जीरो वेक्टर है। आपके हर एक कॉलम वेक्टर में कितने कंपोनेंट्स हैं सर? आपके हर एक कॉलम वेक्टर में 3 कंपोनेंट्स हैं, 1 2 3। मतलब ये सारे के सारे वेक्टर्स जो आप बनाओगे, वो आपके आप R3 स्पेस में बनाओगे। ये सारे के सारे जो आप वेक्टर बनाओगे, वो आपके आप R3 स्पेस में बनाओगे, एक्स वाई जेड। और मैं आपको पूछता हूं, ये दो वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है क्या? तो आप बोलोगे हाँ, ये दोनों वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो आपका जो बेसिस बनेगा, ठीक है, आपका जो बेसिस बनेगा वो इन दोनों वेक्टर्स की हेल्प से बनेगा, 1 0 0 0 1 0। ठीक है, तो ये जो वेक्टर स्पेस स्पैन करेंगे, दो वेक्टर्स, वो कौन सा वेक्टर स्पेस होगा? तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये वेक्टर क्या है सर? ये वेक्टर एक्स के डायरेक्शन में, ये वेक्टर कहाँ पे है सर? ये वेक्टर वाई के डायरेक्शन में। तो ये दो वेक्टर की हेल्प से जो आपका वेक्टर स्पेस बनाओगे, वो आपका कंप्लीट एक्स वाई प्लेन होगा सर, कंप्लीट एक्स वाई प्लेन। राइट, ये वेक्टर स्पेस जो बनेगा आपके प्रोजेक्शन मैट्रिक्स का, वो होगा आपका कंप्लीट एक्स वाई प्लेन, और z इक्वल टू 0 प्लेन आप बोल सकते हैं। ये है आपका वेक्टर स्पेस ऑफ प्रोजेक्शन मैट्रिक्स। ओके, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि नल स्पेस ऑफ प्रोजेक्शन मैट्रिक्स क्या है सर? नल स्पेस ऑफ प्रोजेक्शन मैट्रिक्स क्या है? तो नल स्पेस ऑफ प्रोजेक्शन मैट्रिक्स, सबसे पहले अगर मैं इसे n से इंडिकेट करूं, सबसे पहले इसे देखते हैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा मैं। आप ऐसा समझिए कि आपके पास ऐसे वेक्टर्स आप ढूंढ रहे हो, आप ऐसे वेक्टर्स ढूंढ रहे हो जो ये सेटिस्फाई करते हैं। इसे प्रोजेक्शन मैट्रिक्स में यहाँ पे बना लेता हूं सबसे पहले। आप ऐसे वेक्टर्स ढूंढ रहे हो जो नल क्रिएट करते हैं या फिर जीरो वेक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं। समझ रहे हो? जब भी आप आपके नल स्पेस में से आपका कोई भी वेक्टर चूज करोगे ना, और उस वेक्टर को अगर आपने आपके प्रोजेक्शन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, आपके पास जीरो वेक्टर प्रोड्यूस होता है। ओके, तो अभी मैं आपसे पूछता हूं कि ऐसे कौन से वेक्टर्स होंगे, ऐसे ऐसे सारे वेक्टर्स आपको कहां पे मिलेंगे, ये कौन से स्पेस में होंगे? नल स्पेस है क्या? तो आपको यहाँ पे दिखाई देना चाहिए कि अच्छा, अगर मैं थोड़ा सोचूं, देखिए ये वाला कंपोनेंट तो हमेशा जीरो ही होगा। ये वाला कंपोनेंट, मैं यहाँ पे z का कोई भी वैल्यू रखूं, मुझे मैटर नहीं करता, ये वाला कंपोनेंट हमेशा जीरो ही होगा, क्योंकि आप जीरो वेक्टर्स का जब भी इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे, यहाँ पे हमेशा जीरो ही आएगा। यहाँ पे z का कोई भी वैल्यू रहने दो, यहाँ पे एक्स वाई जेड का कोई भी रियल वैल्यू रहने दो, ये वाला कंपोनेंट हमेशा जीरो ही होगा, क्योंकि यहाँ पे जीरो वेक्टर है। तो मुझे सिर्फ इन दोनों कंपोनेंट्स के बारे में सोचना है, इन दोनों कंपोनेंट्स के बारे में सोचना है कि ये दो जीरो कब हो गए, क्योंकि ये गारंटीड जीरो है सर, ये गारंटीड जीरो है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो एक जीरो का रो है, तो ये वाला कंपोनेंट गारंटीड जीरो है। पर ये दो जीरो कब हो गए? ये वाला जीरो कब होगा सर? पहला वाला, जब भी ये वेक्टर और ये वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा। राइट, ये वाला जीरो कब होगा सर? जब ये वेक्टर और ये वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा। मतलब आप ऐसा सोच सकते हैं कि आपको ऐसा यहाँ पे वेक्टर चाहिए जो इसको भी परपेंडिकुलर हो, इसको भी परपेंडिकुलर हो, तभी तो डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा। ये तो गारंटेड जीरो है, क्योंकि यहाँ पे तो जीरो जीरो का रो था। पर यहाँ पे जीरो कब आएगा? जब ये वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर रहे। यहाँ पे जीरो कब आएगा? जब ये वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर भी रहे। तो जैसे ये दो वेक्टर सबसे पहले बना लेते हैं। ये दो वेक्टर कौन से हैं सर? ये दो वेक्टर्स ये है आपका 1 0 0
ये है आपका 0 1 0। ठीक है, तो अभी मैं आपसे पूछता हूं, ऐसे सारे वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स हैं जो इसको भी परपेंडिकुलर हो, इसको भी परपेंडिकुलर हो। तो मतलब आप ऐसा सोचिए कि एक्चुअली आपको ऐसा सोचना है कि ऐसे सारे वेक्टर्स आपको सोचने हैं, आपको ऐसे सारे वेक्टर्स सोचने हैं जो इस वेक्टर को ही परपेंडिकुलर, इस वेक्टर को ही परपेंडिकुलर। तो आपको समझ आना चाहिए कि ये z एक्सिस परपेंडिकुलर टू x एक्सिस भी होता है, y एक्सिस भी होता है, राइट। मतलब z एक्सिस पे मैं कोई भी वेक्टर अगर बनाऊंगा, z एक्सिस पे अगर मैं कोई भी वेक्टर बनाऊंगा तो डेफिनेटली इसको ही परपेंडिकुलर होगा, इसको ही परपेंडिकुलर होगा, राइट। तो आपका जो ये नल स्पेस है ना, आपका ये जो नल स्पेस है वो क्या है पता है? आपका z एक्सिस ही है। ठीक है, आपका z एक्सिस ही है। इनफैक्ट मैं ऐसा भी अभी क्लेम कर सकता हूँ कि मेरे को z एक्सिस वाला और एक स्पेस पता चला था। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि आपका नल स्पेस इज सेम एज वेक्टर स्पेस ऑफ i माइनस पी मैट्रिक्स, राइट। आपका i माइनस पी मैट्रिक्स भी जिस वेक्टर स्पेस को स्पैन कर रहा था, i मैट्रिक्स p मैट्रिक्स से भी जो आपका वेक्टर स्पेस बना था वो z एक्सिस ही बना था सर। ठीक है, तो अगर आपको किसी ने पूछा कि नल स्पेस ऑफ प्रोजेक्शन मैट्रिक्स है क्या, तो आपको समझ आ जाना कि नल स्पेस ऑफ प्रोजेक्शन मैट्रिक्स इज सेम एज वेक्टर स्पेस ऑफ i माइनस पी मैट्रिक्स और कॉलम स्पेस ऑफ i माइनस पी मैट्रिक्स। ओके, मेरे हिसाब से आप चीजें समझ पा रहे हो अभी। ओके, तो आप अभी यहाँ पे और एक चीज फोकस करिए। यहाँ पे प्रोजेक्शन मैट्रिक्स जिस वेक्टर स्पेस पे स्पैन कर रहा है वो आपका एक्स वाई प्लेन है, राइट। जहाँ पे x का भी कोई रियल वैल्यू अलाउड है, y का भी कोई भी रियल वैल्यू अलाउड है। मतलब ये जो वेक्टर स्पेस है उसका डायमेंशन क्या है सर? ये जो वेक्टर स्पेस है इसका डायमेंशन 2 है, राइट। इस प्रोजेक्शन मैट्रिक्स वाले वेक्टर स्पेस का। तो अगर आप नल स्पेस के वेक्टर स्पेस का अगर मुझे कोई डायमेंशन पूछता है तो आप देखोगे कि ये सिंगल एक्सिस पे प्रोजेक्ट कर रहा है, राइट। सिंगल एक्सिस पे प्रोजेक्ट कर रहा है तो इसका डायमेंशन क्या होगा? 1 होगा, राइट। तो यहाँ पे मैं ऐसा सोच सकता हूँ, मैं आपको अभी आपके पास एक फॉर्मूला देने वाला हूँ। अगर आप आपके R3 स्पेस में काम कर रहे थे, अगर आप आपके R3 स्पेस में काम कर रहे थे, अगर प्रोजेक्शन मैट्रिक्स का डायमेंशन अगर डी रहा, अगर प्रोजेक्शन मैट्रिक्स का डायमेंशन डी रहा, तो नल स्पेस का डायमेंशन क्या आप बोल सकते हो? जैसे फॉर एग्जांपल इसे इन जनरल सोचते हैं आर एन, तो नल स्पेस का डायमेंशन आप क्या सोच सकते हो? एन माइनस डी। समझ पा रहे हो क्या? अगर आप आर एन स्पेस में काम कर रहे थे, उसमें से अगर प्रोजेक्शन मैट्रिक्स का अगर डायमेंशन डी रहा, तो नल स्पेस ऑफ प्रोजेक्शन मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या होगा सर? एन माइनस डी होगा। ठीक है, ये हम और भी इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं जब भी हम कॉलम स्पेस, नल स्पेस, लेफ्ट नल स्पेस ये सब डिस्कस करेंगे। पर अभी मैं चाहता हूं कि आप एक आइडिया ले लो कि अभी मेरे को एक क्वेश्चन सॉल्व करना है आपके साथ। ओके, तो चलिए अभी हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये आपके गेट 2024 का क्वेश्चन है। लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड यू बी द सबस्पेस ऑफ R3। मतलब R3 एक वेक्टर स्पेस है, उसका सबसेट यू है जो खुद वेक्टर स्पेस है, इसलिए उसे सबस्पेस बुलाया गया है, राइट। R3 एक वेक्टर स्पेस है, यू उसका सबसेट है, और हमें पता चला होगा कि यू भी वेक्टर स्पेस है, इसलिए उसे सबस्पेस बुलाया गया है। M बी अ 3x3 रियल मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग टू द प्रोजेक्शन ऑन टू द सबस्पेस यू। मतलब इस M प्रोजेक्शन मैट्रिक्स के हेल्प से आप इस U पे प्रोजेक्ट कर सकते हो किसी भी वेक्टर को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू? इफ U इज अ वन डायमेंशनल सबस्पेस ऑफ R3। ठीक है, मतलब आप ऐसा सोचिए, यहाँ पे आपके पास n का वैल्यू 3 दिया गया है और आपके d का वैल्यू आपके पास 1 दिया गया है। मतलब आपके प्रोजेक्शन मैट्रिक्स जिस पे वेक्टर स्पेस को स्पैन करेगा वो U है, राइट। उसका डायमेंशन 1 दिया गया है। तो नल स्पेस ऑफ प्रोजेक्शन मैट्रिक्स क्या होगा? 3 माइनस 1 2 होगा, राइट। यहाँ पे तो 1 बता रहे हैं, मतलब ये रॉन्ग है। सेकेंड ऑप्शन, इफ U इज अ टू डायमेंशनल सबस्पेस ऑफ R3। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया है?
U इज अ टू डायमेंशनल, मतलब D का डायमेंशन क्या बताया गया है? 2। मतलब U का मतलब डायमेंशन मतलब क्या? प्रोजेक्शन मैट्रिक्स का डायमेंशन। ठीक है, प्रोजेक्शन मैट्रिक्स का डायमेंशन में डी फॉर्मूला में बताया था, राइट? डी का वैल्यू 2 है और आपका n R3 में आप बात कर रहे हो तो n का वैल्यू 3 है। देन द नल स्पेस ऑफ प्रोजेक्शन मैट्रिक्स इज 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। तो ये वाला स्टेटमेंट तो राइट है। और एम स्क्वायर प्रोजेक्शन मैट्रिक्स तो ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है, तो ये भी प्रॉपर्टी डेफिनेटली फॉलो करेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप एम क्यूब को कैसे लिख सकते हो सर? अगर आप इसे एम लिख सकते हो, इस पर्टिकुलर पार्ट को एम लिख सकते हो, तो इस पूरे पार्ट को भी वापस से एम लिख सकते हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप समझ पा रहे हो कि बी सी डी आपका राइट ऑप्शन है। मैंने आपको थोड़ा विजुअलाइजेशन भी दिया है। जनरली डायरेक्टली फॉर्मूला बताया जाता है, पर विजुअलाइजेशन के बाद फॉर्मूला एक्सेप्ट करने के लिए आपको मजा भी आया होगा। ओके, तो इतना ही था इस लेक्चर में। अभी हम इस लेक्चर के बाद कोई एक नया टॉपिक शुरू करते हैं और थोड़ा आसान टॉपिक्स अभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने कॉम्प्लेक्स पार्ट पूरे लीनियर अलजेब्रा का पहले ही कवर कर दिया है सर। अभी मैट्रिक्स के टाइप्स, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, रैंक, डिटर्मिनेंट, ये सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आसान आसान चीजें हमें डिस्कस करनी है। हमने इस लीनियर अलजेब्रा का मेन पहाड़ पहले ही तोड़ दिया है। थैंक यू।